हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का साइंस का ऑफिशियल पेपर है ये डीओई का। तो 24-25 सेशन का। तो जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना एंड साथ ही साथ प्लेलिस्ट को भी प्रैक्टिस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये भी ऑफिशियल डीओई का ही क्वेश्चन पेपर है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से करना है एंड सीबीएसई वाले बच्चों को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसका सेक्शन ए हमने कवर कर लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में, जिसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। तो आप ज़रूर चेक करना, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं ये वाले सेक्शन ए के। आज हम इसका सेक्शन बी और सी करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इन डिटेल्स आपको मिल जाएंगे एंड कंसेप्ट के साथ होंगे, इसलिए अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लेना। तो आई होप अपनी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर ही रहे होंगे। तो चाहे कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो या जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो प्लेलिस्ट को भी चेक ज़रूर करना, प्लेलिस्ट में 3 to 4 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से कर लीजिए समझ के। तो आपका एग्ज़ाम कैसा भी होगा, इजी या हार्ड, आप कवर कर लेंगे उसे। तो आई होप अच्छी तरह से पार्ट 1 को आप प्रैक्टिस करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। तो सेक्शन बी में देखिए कुछ क्वेश्चंस है, जो कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स भी समझ लेंगे एंड कुछ कॉज वाले क्वेश्चंस है, रीजंस वाले, उन्हें भी आप समझेंगे। तो 21 क्वेश्चन में देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका 100 वॉट, वॉट मतलब ये डब्ल्यू है, मतलब वॉट है, 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, और वो वर्क करता है 4 आवर्स अ डे। आपको क्या निकालना है, यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 डेज। तो यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए, यूनिट से पता करो ये क्या है। देखो 100 वॉट, वॉट है तो ये पावर है ना। जब भी वॉट में कोई चीज़ दी हो तो वो पावर होती है एंड ये आवर्स में तो ये टाइम है ना। तो ये आपको पावर दी है और टाइम दिया है और आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है और यूनिट्स में निकालनी है। तो आपको पावर का फॉर्मूला आता है ना, तो उसी से आप एनर्जी का फॉर्मूला भी बना लोगे। तो पहले तो आप यूनिट देखकर पता करो ये क्या है, ये पावर है, ये टाइम है और आपको एनर्जी निकालनी है। तो जो पावर वाला कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल इससे ज़रूर बनेगा, तो आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो पावर दी हुई है 100 वॉट में एंड टाइम आपको आवर्स में दिया है। तो जब आपको टाइम आवर्स में दिया है ना, तो आप पावर को वॉट की जगह किलोवाट में निकालोगे, ये याद रखना, क्योंकि टाइम आवर्स में है ना, तो पावर आपकी वॉट की जगह किलोवाट में निकालो। तो जब भी वॉट को किलोवाट में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आपको पावर पता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी, उसी को तो पावर कहते हैं। तो रेट ऑफ एनर्जी इज़ पावर, ये डेफिनेशन है। तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी आपको निकालनी है तो एनर्जी यहीं रहेगा, तो एनर्जी निकालनी है तो ये तो यहीं रहेगा, ये टाइम डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम। अब आपको एनर्जी निकालनी है तो पावर की वैल्यू कितनी है, ये देखो वॉट में नहीं रखनी, किलो वॉट में रखनी है आपको। तो ये 100/1000 रखनी है एंड इनटू में टाइम कितना है, आवर्स में 4। अब इसे 0 से 2 0 कट जाएंगी और ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 2/5 जो एनर्जी आई है ना, वो आपकी देखो, वो आपकी एक दिन की आई है, 1 डे की, और आपको निकालनी कितने की है, 15 डेज़ की। तो ये तो एनर्जी जो आई है आपकी 2/5, ये 1 डे की आई है। तो 2/5 एनर्जी किस में आई, क्योंकि ये किलोवाट में, ये आर में है, तो एनर्जी किस में आई है, किलोवाट आर में, है ना। तो ये एनर्जी 2/5 आ गई। अब आपको 1 की जगह 15 डेज़ पे निकालनी है, तो 1 तो इतना है, तो 15 को निकालना है, तो इसको 15 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 5, अब ये फ्रैक्शन है तो इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 3 जा ऊपर नीचे। अब ये नीचे तो कुछ बचा नहीं 1, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6। अब ये 6 जो है किलोवाट आवर में आया है, तो एनर्जी आपकी जूल में भी आती है। देखो एनर्जी जूल में कब आती है, एनर्जी याद रखना जूल में कब आती है, जब आप पावर तो वॉट में लोगे और टाइम को सेकंड में लोगे। तो अगर एनर्जी आपको जूल में निकालनी है, एनर्जी किस में निकालनी है, जूल में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एनर्जी अगर जूल में निकालनी है तो पावर इनटू टाइम, पावर को वॉट में लेना चाहिए, टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो एनर्जी जूल में आएगी। बट अगर आप पावर को किलोवाट में और टाइम को आर में ले रहे हो तो एनर्जी आपकी किलोवाट आर में आ जाएगी, और 1 किलोवाट आर 1 यूनिट के ही बराबर होता है। तो यानी ये जितना किलोवाट आर आया 6, तो उतने ही आपके यूनिट आ जाएंगे। तो यूनिट या किलोवाट आर एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है। तो जूल में कब आती, जब आप पावर वॉट में लेते हैं, टाइम सेकंड में, तो जूल में आती। बट आपको तो यूनिट में निकालनी है, तो आपको किलोवाट आर में निकालना था, और 6 किलोवाट आर का मतलब 6 यूनिट होगी, ओके। और एनर्जी पूछ सकते हैं कि एनर्जी को किलोवाट आवर से जूल में बदलो, तो आपको याद रहना चाहिए 1 किलोवाट आवर
तो 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है ना, इसलिए 6 किलोवाट आवर है तो 6 यूनिट आंसर है। तो अगर आपको इसे जूल में बदलने को कहते क्वेश्चन में, वैसे बोला नहीं है बट अगर बोलते तो आप 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये पूछ भी सकते कई बार। तो एनर्जी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। तो अगर आपको जूल में आंसर पूछा होता तो आप 6 को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे, बट आपको यूनिट में पूछा है तो एज इट इज़ जैसा आया है वैसे ही रखेंगे। आई होप ये कन्वर्जन भी सबको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, पावर का फॉर्मूला आपको आता है एनर्जी अपॉन टाइम, बट आपको एनर्जी निकालनी है तो पावर इनटू टाइम। पावर आपको क्योंकि टाइम आवर्स में दिया है तो पावर को किलोवाट में बदलना पड़ेगा। देन आपका जो एनर्जी आएगा वो किलोवाट आवर में आएगा। ये एक दिन के लिए आया, आपको 15 डेज़ के लिए निकालना था, तो ये 6 किलोवाट आवर यानी 6 यूनिट। एंड कन्वर्जन भी मैंने आपको समझा दी, ये एक्स्ट्रा है, बट आपको आंसर बस इतना लिखना था। आई होप पावर वाले न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गए हैं, एंड इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना। एंड प्लेलिस्ट के अंदर भी और भी न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चन पेपर आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने, चाहे वो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो या नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे, इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका 22। गिव रीजन वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी मतलब है इसका कि आपको जो गर्म खाना होता है ना उसकी स्मेल तो बहुत जल्दी आ जाती है, अगर आप बहुत दूर भी हो ना तो भी आप गर्म खाने की स्मेल को बहुत जल्दी स्मेल कर लेते हो, है ना। और जबकि जो ठंडा खाना है उसकी स्मेल नहीं आती, है ना। जब हम पास जाएंगे तब भी उसकी स्मेल आएगी, और जो गर्म खाना है उसकी स्मेल तो आपको बहुत दूर से भी आ जाती है। तो ऐसा क्यों है, रीज़न पूछा है। तो यहाँ पे जो रीज़न है, इसका रीज़न आपको पहले तो क्वेश्चन में से ही है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच सेवरल मीटर अवे, बिकॉज जो पार्टिकल होते हैं ना हॉट सिजलिंग फूड के, वो उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हिंदी वाले भी यही लिखना कि जो गर्म खाना होता है उनके पास अधिक गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड कैन डिफ्यूज़ इन एयर क्विकली, और वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो जो गर्म खाने के पार्टिकल होते हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं जल्दी, और वो हमें दूर से भी क्या हो जाते हैं, उनकी स्मेल आ जाती है। ऑन द अदर हैंड जो पार्टिकल होते हैं कोल्ड फूड के, उनकी लो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके पार्टिकल की, कोल्ड फूड के पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसके कारण उनका डिफ्यूज़न रेट भी कम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है इसका, ठीक है। तो ये इसका रीज़न का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ऑन विच डे अ हॉट डे और ए कोल्ड डे एंड इको इज़ हर्ड सूनर। मतलब किस दिन जो इको होती है, इको मतलब समझते हो ना, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, वो जल्दी कब सुनाई देता है, गर्म दिन में कि ठंडे दिन में। तो इको या जो गूंज कहते हैं हिंदी में, है ना, तो वो कब गर्म दिन में या ठंडे दिन में कब जल्दी सुनाई देगा। तो जो स्पीड होती है ना साउंड की, वो हॉट डे में ज़्यादा होती है, याद रखना। साउंड की स्पीड कब ज़्यादा होती है, हॉट डे में। हॉट डे का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है जब, है ना। तो यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या हॉट डे होगा तो साउंड की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने पे साउंड की एयर जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। क्लियर। या तो आप बोल दो टेम्परेचर हाई है तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, या फिर आप बोल दो हॉट डे में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है। इसलिए हमें इको जल्दी कब सुनाई देगी, जब गर्म दिन होगा, क्योंकि गर्म दिन में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। तो इको कब जल्दी सुनाई देगी, जब गर्म दिन होगा या टेम्परेचर हाई होगा। कोल्ड डे में क्योंकि टेम्परेचर कम है तो जो साउंड की स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इको हमें बाद में सुनाई देगी, कोल्ड डे में बाद में सुनाई देती है, तो हॉट डे में जल्दी सुनाई देती है। क्लियर हो गया। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, हाउ डज स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ मीडियम, फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम। मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो टेम्परेचर के कारण कैसे चेंज हो रही है या फिजिकल स्टेट के कारण कैसे चेंज हो रही है। तो साउंड वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया था आपको कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ये मैंने अभी समझाया था, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो साउंड की स्पीड भी ज़्यादा होती है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टेम्परेचर के, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। ये तो आपको बता दिया था, है ना, अभी थोड़ी देर पहले। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा साउंड भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो साउंड कम हो जाएगा। सेकेंड था कि जो स्टेट है फिजिकल स्टेट उस पर कैसे डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ना सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं ना, तो सबसे तेज जो साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में होगी, और फिर सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी। तो ये ऑर्डर होता है साउंड की स्पीड का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब जो आइस होती है ना, अगर वो 273 केल्विन पे, 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देती है, जबकि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में उतना ठंडा नहीं है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे वाटर इतना ठंडा नहीं होता जितना आइस होती है। आइस का कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? तो इसका आंसर है आपका एट 273 केल्विन, या फिर इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो। 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे जो आइस होती है ना, वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है मोर हीट देन वाटर। मतलब वाटर से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम द सब्सटेंस, ताकि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को ओवरकम कर पाए। तो क्या करती है, आइस एब्जॉर्ब करती है मोर हीट। वाटर तो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता 273 पे, आइस जो होती है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है वाटर से, ताकि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को ओवरकम कर पाए। और अगर वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को ओवरकम करने के लिए, तो इस तरीके से वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी। क्लियर? तो आइस ज़्यादा ठंडी दिखेगी आपको 0 डिग्री पे वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है हीट को। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है 25, अ मैन थ्रो अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स रीच। तो यहाँ पे बोला है कि एक मैन है जो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर फेंक रहा है 0.4 kg में, और कितनी स्पीड से, 10 मीटर। इनिशियल स्पीड उसकी 10 थी। व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल मोमेंटम पूछा है। तो यहाँ पे मेरे को याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट जब भी बोले ना, तो आपका वी जो फाइनल जो वी वेलोसिटी है, वैसे तो इन्होंने इनिशियल स्टार्टिंग जो हुई थी, स्टार्ट वाली वेलोसिटी है ना जो, वो तो इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड दी है। मास आपको 0.4 kg दिया है। देखो ये एसआई यूनिट में है ना, kg, और ये मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट में अगर ऑलरेडी है तो आपको कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। मास केजी में होना चाहिए, जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। अब आपको बोला हाईएस्ट पॉइंट, तो वी जो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है वेलोसिटी, वो 0 होता है। याद रखना, जब भी हाईएस्ट पॉइंट बोले तो जो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, देखो या तो पर को ऐसे अपॉन में लगा दिया करो या ऊपर -1 लगा दिया करो। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा वेलोसिटी। और जब भी अपवर्ड कोई भी चीज़ फेंकी जाती है तो उसका जो जो जी होता है, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, वो 9.8 तो रखोगे बट माइनस में रखोगे। अपवर्ड है तो माइनस में रखना है, डाउनवर्ड है तो प्लस में रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे वैसे जी का कोई खास काम नहीं है। आपको हाईएस्ट पॉइंट पे ना इसका मोमेंटम बोला है, इनिशियल मोमेंटम बोला है। अब आपको होगा इनिशियल मोमेंटम बोला है तो इनिशियल वेलोसिटी रखनी चाहिए, नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे हमको जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पे वो वाली रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, ये तो सबको आता होगा। मोमेंटम क्या होता है, पी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास तो 0.4 kg है, बट वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम में हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है ना। तो 0.4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम भी आपका 0 ही आएगा। 0, और मोमेंटम की यूनिट भी याद रख लेना, kg मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है मोमेंटम की यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इनिशियल मोमेंटम 0 आ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। क्लियर हो गया? तो ये ऐसे इसका न्यूमेरिकल है। मोमेंटम का आपको फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन वाला है, अ स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस 50 मीटर, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। तो यहाँ पे एक स्टोन है जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, बोला है उसे हमने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, फेंका, और कहाँ फेंका, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। फ्रोजन सरफेस था जो लेक का, झील का फ्रोजन सरफेस था उस पर, एंड वो रेस्ट पे आया, कितना डिस्टेंस कवर करके, 50 मीटर। तो मैंने 1 kg स्टोन को थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, स्टार्टिंग वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकेंड दी है, उसके बाद बोला उसे रेस्ट पे ले आए। तो रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना आया, 50 मीटर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में मास गिवन है आपको केजी में, तो इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केजी में होना चाहिए मास, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंका था, 20 मीटर पर सेकेंड से, और क्योंकि ये रेस्ट पे आ गया तो जब भी रेस्ट बोले तो आपका फाइनल, रेस्ट या ब्रेक बोलते हैं, जब भी आपको रेस्ट बोले क्वेश्चन में या ब्रेक बोले तो याद रखना, रेस्ट या ब्रेक जब भी बोले तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और अगर स्टार्ट बोले, स्टार्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, जब कम फ्रॉम स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट से, तो u 0 रखना होता है, और जब रेस्ट या ब्रेक बोले तो v 0 रखना होता है। और
डिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने, डिस्टेंस को एस से सिम्बलाइज करेंगे, एस कितना दिया 50 मीटर। अब आपको मोशन की आपको पता है 3 इक्वेशन होती है, कौन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, और दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरी होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखनी होती है। तो आपको देखना है ये वाली यूज़ करें, ये वाली कि ये वाली। अब आपको क्वेश्चन में v भी पता है, u भी पता है और s भी पता है ना, तो आपको ये वाली ले लेनी है, थर्ड वाली है ना, इससे एक्सेलेरेशन आ जाएगा आपका, क्योंकि v भी पता है, u भी पता है और s भी पता है। तो s के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये वाला और ये वाला, तो आपको ये वाला लेना है ना। तो ये हमने ले लिया थर्ड वाला इक्वेशन, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे क्या होगा, a आ जाएगा। और आपको तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पहले इस फॉर्मूले से निकाल लो। तो वी यू ए एस सब कुछ पता है, ए निकल जाएगा। तो वी तो 0 रख दिया, 0 पे स्क्वायर लगाओगे तो 0 ही आएगा। यू कितना है 20 है ना, 20 पे क्या स्क्वायर है, 20 पे एस स्क्वायर लग गया, एंड प्लस का 2 ए एज इट इज। एस कितना है 50 मीटर, सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, ऐसा यूनिट है ना। तो 50। अब एक्सेलरेशन निकालना, तो ये पूरा पहले मल्टीप्लाई में ना, तो जो ये तीनों तो मल्टीप्लाई में, तो एक ही टर्म है, तो इसको तो आप यहीं पे रखो, 252 जा 100 है ना। और ये 20 का स्क्वायर मतलब 20 को 20 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर होता है तो 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 20 को 20 से मल्टीप्लाई, जब भी स्क्वायर लगाओ तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 400 आ जाएगा। एंड क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है तो इस 400 को पहले इस साइड ले जाओ, क्योंकि एक्सेलरेशन वाला टर्म तो यहीं रहेगा, ये नंबर वाला उधर ले जाओ, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। और फिर एक्सेलरेशन निकालना, तो ये मल्टीप्लाई में है ना 100, तो ये डिवाइड में आ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपका माइनस में आ गया। अब एक्सेलरेशन माइनस का मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही लगता है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन। और आपको मास गिवन था 1 kg, एक्सेलरेशन कितना आ गया -4, तो कितना आ जाएगा -4 न्यूटन। क्लियर, क्योंकि रेस्ट में आया है तो यानी हाँ कितना न्यूटन आया, 4 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, एन इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल पार्टिकल एक्सप्लेन। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम ना यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा यूनिवर्सल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को? तो इसका आंसर है कि जो सारी जितनी भी यहाँ से आप स्टार्ट कर लेना, इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। पहले ये लिखना, इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर, क्योंकि ये सारे मैटर का फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये मतलब सभी मैटर इसी से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से। और इसकी प्रॉपर्टी चाहे मैटर डिफरेंट हो, है ना, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी सभी मैटर्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे मैटर डिफरेंट हो बट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, सेम रहती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का मास और जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट ही रहता है किसी भी एटम के लिए, उसका मास और चार्ज चेंज नहीं होता। और सारे मैटर किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन से बने। इस रीज़न से इसको हम क्या कहते हैं, इसको यूनिवर्सल पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट इसके सेक्शन सी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐसे ही डिटेल कंसेप्ट मिलेंगे आपको एंड डिटेल सॉल्यूशंस मिलेंगे। प्लेलिस्ट को ज़रूर करना। 3 to 4 क्वेश्चन पेपर आपको करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे भी, तो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिशियल ही है, ये DOE का एंड CBSE का, तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो सेक्शन सी देखिए, व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। तो यहाँ पे आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आता है, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी यहीं से बन गई। जो रेट है वाइब्रेशन का, जब भी टाइम नीचे हो ना तो हम रेट ऑफ कहेंगे, जब भी टाइम नीचे हो तो किसी की भी डेफिनेशन बनानी है तो टाइम जब भी डिवाइड में होता है तो उसको रेट कहते हैं। तो रेट ऑफ वाइब्रेशंस, किसकी वाइब्रेशन, साउंड की, क्योंकि हम साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो द रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड ट्रैवलिंग थ्रू द एयर, किसके थ्रू ट्रैवल करता है, एयर के थ्रू। ठीक है, एयर के थ्रू जो साउंड ट्रैवल कर रहा है उसके जो रेट है वाइब्रेशन का, उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला आता है फ्रीक्वेंसी का तो आप उसी से उसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। क्लियर हो गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया 27 का। नेक्स्ट देखो इसका सेकेंड पार्ट, गिव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव दैट एन एवरेज ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट। तो जो ह्यूमन ईयर होता है वो कौन सी साउंड वेव को फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है। तो आपको पता है ना, जो ह्यूमन ईयर होता है वो ऑडिबल रेंज, यानी जो वो सुन सकता है उसी को वो
डिटेक्ट कर पाएगा। तो ऑडिबल रेंज भी हम कह सकते हैं इसको। जो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन ईयर की, तो ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर यानी जिसे ह्यूमन ईयर सुन सकता है, वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, ऑडिबल है वो। ठीक है, 20,000 को हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो या तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 20 हर्ट्ज से कम, तो अगर 20 हर्ट्ज से बिलो होगी, वैसे पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, अगर बिलो है 20 हर्ट्ज से तो उसको हम इंफ्रासोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। क्लियर। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से अबव है, तो उसको हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सा साउंड? अल्ट्रासोनिक। तो ये एक्स्ट्रा बताया मैंने। क्लियर। अभी आपको जस्ट ऑडिबल रेंज पूछी है ह्यूमन ईयर की, कितनी आवाज़ सुन सकता है, कितनी फ्रीक्वेंसी की, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, जिसको हम ऑडिबल रेंज भी कहते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट देखो, थर्ड है, ए सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूस 20 क्रस्ट एंड 20 ट्रफ्स इन 0.2 सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट 50 सेंटीमीटर। वेवलेंथ निकालनी है एंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालनी है। इसमें आपको बोला है कि एक वेव है जो 20 क्रस्ट बनाती है और 20 ट्रफ बनाती है और टाइम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी वेव है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो नीचे बनता है ये ट्रफ होता है। यानी जब वेव ऊपर जा रही है तो क्रस्ट, और ये जो नीचे बन रहा है ये ट्रफ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला याद कर लेना जब भी आपको क्रस्ट और ट्रफ की बात करें। तो वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन एक क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट। देखो, एक क्रस्ट ये थी, नेक्स्ट क्रस्ट यहाँ पे आई ना, तो एक पहली क्रस्ट से लेके जो नेक्स्ट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ, यानी पहली क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट हुई थी क्रस्ट, और ख़त्म कहाँ पे हुई? यहाँ पे, यानी दूसरी स्टार्ट यहाँ से हुई है ना, तो यहाँ से लेके जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है पहली क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट के बीच का, तो डिस्टेंस बिटवीन एक क्रस्ट से नेक्स्ट क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। या फिर एक ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ का, ये वाली ट्रफ यहाँ से शुरू हुई है ना, यहाँ से लेके, और फिर अगली ट्रफ कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यानी कि पहली ट्रफ से, ट्रफ मतलब नीचे का हिस्सा, तो पहली ट्रफ से नीचे दूसरी ट्रफ जब स्टार्ट होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको भी हम क्या कह सकते हैं? वेवलेंथ। तो आपको क्योंकि क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, आपको क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट 50 सेंटीमीटर, यानी दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होता है, नेक्स्ट क्रस्ट का डिस्टेंस, उसी को वेवलेंथ कहते हैं। या ट्रफ से नेक्स्ट ट्रफ के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर, यानी वेवलेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब ये सेंटीमीटर है तो आपको एसआई यूनिट में बनानी है, तो सेंटीमीटर की जगह मीटर में लाना है। तो आपको पता है ना, 100 से डिवाइड कर दोगे तो एक जीरो से जीरो कट गई, 10 है तो एक के बाद डेसिमल लगा दी, तो 0.5 मीटर वेवलेंथ आ गई। लैम्डा मतलब वेवलेंथ आ गई। अब आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन में टाइम, या वाइब्रेशन को वेव्स भी कह सकते हो। एक वाइब्रेशन मतलब एक वेव। अब आपको नंबर ऑफ वेव्स पूछी है, तो आपको वेव का मतलब भी पता होना चाहिए। एक वेव कहाँ से कहाँ तक है? देखो, एक वेव यहाँ से शुरू हुई और ख़त्म जहाँ पे ये एक वेव है। एक वेव के बीच के डिस्टेंस को तो हमने क्या कहा? वेवलेंथ। तो एक वेव का डिस्टेंस क्या था? क्रस्ट से क्रस्ट के बीच का या ट्रफ से ट्रफ के बीच का। तो एक वेव का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक वेव का मतलब एक क्रस्ट होनी चाहिए और एक ट्रफ। एक क्रस्ट होगी और एक ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो होती है वो मिलके एक वेवलेंथ, एक वेव बनाती है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ्स है, तो 20 एक क्रस्ट और एक ट्रफ से अगर एक वेव बनती है, तो 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ होंगे तो 20 वेव्स बनेंगी ना। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 20। तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। तो वेव्स है 20, टाइम 0.2 सेकेंड दिया हुआ था, और पॉइंट हटेगा तो एक के बाद डेसिमल है तो 10 ऊपर आ गया, 2 से ये 20 कट गया 10, 10 जा 100। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये वाला लगा देना। वैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक और फॉर्मूला होता है, वो लेकिन तब लगेगा जब आपको वेलोसिटी दी होती। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। ये फॉर्मूला भी आपको लगाने को आ सकता है, लेकिन ये तब लगेगा जब आपको क्या दी होगी? वेलोसिटी निकालनी हो या फिर दी हो, तब आप फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो उसने इसके न्यूमेरिकल करने के लिए। फिलहाल आपको मैंने ये बता दिया कि क्रस्ट से क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, या ट्रफ से ट्रफ के बीच को। ऐसे ही वेव्स कैसे बनती है? एक वेव में एक क्रस्ट एक ट्रफ है, तो जितनी क्रस्ट और ट्रफ है उतने ही नंबर ऑफ वेव्स होंगे, और नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। किस किस को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया? कमेंट ज़रूर करना।
कि हमें ये पॉइंट समझ आ गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने ये। क्लियर? तो ऐसे ही डिटेल कंसेप्ट एंड डिटेल सोल्यूशन आपको हर एक प्लेलिस्ट की वीडियोस में मिलेंगे, तो उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। 4 to 5 क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लोगे ना ढंग से मतलब अपने कॉपी पेन को लेकर पहले समझो फिर खुद करो, तो आप आराम से कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर आएगा उसे अटैम्प्ट कर लोगे। तो आई होप प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना सारे बच्चे। एंड इसका पार्ट 1 भी बना हुआ है इस वीडियो का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो उसे भी आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। आपको वैलेंसी निकालनी है एटम रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दे दिए इन्होंने, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक तो आप ना इसके एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। देखो एटॉमिक नंबर मतलब पहले शेल में कितने हैं, 2। तो पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप ना इसका एटॉमिक नंबर भी बता सकते हो। तो जैसे पहले की बात करूँ मैं, तो पहले शेल में इसके कितने, पहला शेल मतलब यहाँ पहले पॉजिटिव चार्ज है, पहले शेल में आपको 2 दिखाए हैं। दूसरे शेल में आपके कितने बने हुए हैं, दूसरे शेल की लिमिट ना 8 होती है, तो ये 8 ही बने होंगे पूरे दूसरे शेल में। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरे शेल में आपके 8 है। वैसे भी दूसरे शेल की लिमिट 8 होती है ना, अगर तीसरा शेल भी बना हुआ है तो। 4 फिर इसमें तीसरा शेल भी बना हुआ है। तीसरे शेल में कितनी बनाई है उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 ही बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में भी 8 है। तो ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, 2 8 8 10 और 8 18 है इसका, है ना। अब हमें याद रखना है एक पॉइंट, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर 18 दिया होता और आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने को बोलते तो ऐसे बनाना होता है, ठीक है। पहले शेल में 2 बना दो, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, ठीक है। 18 का पहले कन्फिग्रेशन कर लेना, 288, फिर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया तो आपने एटॉमिक नंबर निकाल लिया इसका, है ना। बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर नहीं बोला, आपको क्या बोला है, इसकी वैलेंसी निकालो। तो पहले वैलेंसी से पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल एम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए, आउटर मोस्ट शेल का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके लिए, इस वाले के लिए मैं कहूँ तो कितना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 है। क्लियर? अब वैलेंसी में आपको याद रखना है, वैलेंसी ना कभी कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। कब? जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जब आपके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 1 हो इलेक्ट्रॉन, 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो वैलेंसी उस टाइम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में 3 है तो वैलेंसी भी 3 आ जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 आ जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 5 है, लास्ट वाले शेल में 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, तो फिर वैलेंसी नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 2 3 4 है तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो वैलेंसी नॉट इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तब वैलेंसी निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा। अगर 1 2 3 4 है लास्ट वाले शेल में, अगर लास्ट वाले शेल में 1 2 3 4 है तब तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगी। लेकिन अगर लास्ट वाले शेल में 5 6 7 8 है, समझ आया, तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर मत करना। तब 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाना है। अगर 5 है मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 5 को हटाना, तो वैलेंसी आपकी 3 आ जाएगी। अगर 6 है तो 8 - 6 करोगे तो 2 आ जाएगी। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। समझ आया? तो यहाँ पे मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के दे रखे क्वेश्चन में, आपको वैलेंसी पूछिए इन सब की। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया कि वैलेंसी आपको 2 तरीके से निकाली जा सकती है। वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला है, या तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दो। कब? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंसी भी उतनी होगी। अगर 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4। दूसरा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो वैलेंसी 8 में से 5 को माइनस करो,
8 में से 5 माइनस करो तो 3 आ जाएगी, 6 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं पहले वाले को देखूँ तो लास्ट वाले शेल में मैंने अभी बताया था ना 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले में, काउंट कर लो। तो 8 है तो वैलेंसी, अगर लास्ट में 8 है तो वैलेंसी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 ही है इसके, है ना। पहले वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट वाले शेल में 8 है ना, तो इसलिए वैलेंसी 8 नहीं होगी। 8 में से 8 को माइनस करके 0 आएगी वैलेंसी, समझ आया। दूसरे वाले शेल को देखो कितने, लास्ट वाला शेल ये है ना, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है लास्ट वाले शेल में। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेकंड वाले के वो 5 है। तो वैलेंसी यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करो तो वैलेंसी 3 आ जाएगी। तीसरे की बात करूँ तो तीसरे में देखो लास्ट वाला शेल ये है आपका, है ना। तो इसमें 1 2 3, इसमें कितने हैं, 3 है। तो इसके तीसरे वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो मैंने क्या बोला, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो या 1 2 3 4 हो तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है ना, तो वैलेंसी इसी के बराबर होगी, तो 3 के ही बराबर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप वैलेंसी निकालोगे, समझ आ गया। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो और फिर ये दोनों में से देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ये सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिए हैं इन्होंने और आपको उसकी वैलेंसी पूछी थी। अब बचे हुए क्वेश्चन हम ना इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, सी और डी के कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो। ऑफिशियल DOE का ही क्वेश्चन पेपर है ये, तो आपको अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस करना है। कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कंसेप्ट भी मैंने समझाया है इसमें, डिटेल कंसेप्ट है, आपको अच्छी तरीके से इसे यूज़ करना है। एंड PYQs बहुत सारे बने हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, 3 to 4 क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर कोई भी आए, कैसा भी लेवल हो, इजी हार्ड, आप कंप्लीट कर लोगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड सेक्शन ई को भी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। एंड पार्ट 1 जो सेक्शन ए है उसको आप चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आई होप प्रैक्टिस करते रहेंगे। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। प्लेलिस्ट की प्रैक्टिस भी कर लेना, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है।